ईशान के आलीशान घर से निकलने के बाद सड़क पर टैक्सी रोकने के क्रम में कनिषा कई सारे लोगों की नजरों को अपने ऊपर ही घूमता हुआ महसूस किया। तभी कहीं जाकर उसका ध्यान अपने बदन की ओर गया। उसके शरीर पर चुन्नी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी गोरी पतली कमर के साथ पूरा बदन आकर्षण का केंद्र बन गया था। लेकिन वो अंदर जाकर चुन्नी वापस भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं अगर ईशांक ने उसे फिर से पकड़ लिया तो उसे बाहर निकलने में काफी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसने चुपचाप सभी की नजरों को इग्नोर कर दिया और एक ऑटो को रोककर उसमें बैठ गई। ऑटो वाला भी बार बार कनिषा के जिस्म को देखने के चक्कर में पीछे मुड़े जा रहा था, जिस पर कनिषा का मन खींचने सा लगा और उसने अपनी सैंडल उतारकर उसके सिर पर किसी बंदूक की तरह रख दिया। जिसके बाद वो उसे फटकारते हुए बोली, सीधे से आगे देखकर ऑटो चलाओ, वरना इसी हील से खोपड़ी में छेद कर दूंगी। कनिषा की धमकी सुनते हुए उस ऑटो ड्राइवर ने ठहाका मारकर हंसने लगा और फिर अपनी हंसी को कम करते हुए बोला, अरे मैडम, आप ऐसे बाहर निकलोगी तो लोग देखेंगे ही, दुनिया ऐसी ही है। इतनी ही फिक्र थी तो खुद को ढक के क्यों नहीं निकली? ऑटो रोको। उसकी बातों से परेशान होकर कनिषा एकदम से चिल्लाई। हालांकि उसकी मंजिल भी आ गई थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑटो वाले को पैसे देती। इसलिए उसने अपनी हील को उसके सिर के ऊपर उठा लिया, जिसके डर के ड्राइवर ने ऑटो को सड़क के एक किनारे रोक दिया और फिर कनिषा बाहर निकल गई। अपने दूसरे सैंडल को भी हाथ में निकालते हुए उसके उतरते ही ऑटो ड्राइवर खुद में ही बुदबुदाया, एक तो खुद ऐसे सड़क पर निकल आई है और हमें तो उसी बना रही है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं बेशर्मों की तरह। ऑटो के जाने के बाद कनिषा ने अपने मुंह में आए अपशब्दों को जैसे घोट लिया और थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ी तो उसके सामने एक बड़ा सा बंगला था। ये बंगला ईशांक के मेंशन से किसी भी तरह से कम नहीं था। उसके बड़े से लोहे के गेट के समीप दीवार पर एक नेम बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े और साफ अक्षरों में 3 शब्द लिखे हुए थे, हंसिका रेड्डी हाउस। वो उसका अपना घर था, फिर भी उसके अंदर दाखिल होने से पहले उसके कदम काफी देर तक वहीं जमे से रह गए। 2 साल पहले जब वो यहाँ से अपनी सौतेली बहन मानविका की वजह से धक्के मार के निकाल दी गई थी, तब से उसने इस घर में एक बार भी कदम नहीं रखा था। जब भी वो उदास होती तो अपने डैड को हॉस्टल में ही मिलने को बुला लिया करती थी, लेकिन आज पिता के प्रति उसके प्यार ने उसे यहाँ तक खींच लिया था। यहाँ आने से कनिषा को परेशान मन और अधिक उदास और पुरानी यादों को याद करने की वजह से बैठ गया। सुबह से रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं और सिंदूर उसके माथे पर फैला हुआ था, जिसे उसने अपने लहंगे से उठाकर साफ करना चाहा। फिर भी वो पूरी तरह साफ नहीं हुआ और थककर उसने खुद को ये करने से रोक लिया। गहरी और लंबी सांसें भरते हुए उसने खुद को हिम्मत दिया और दरवाजे को धक्का देकर खोलने लगी। 1-2 कोशिश में ही लोहे का गेट खुल गया और वो बगीचे के बीच बने रास्ते पर दौड़ते हुए घर के एंट्रेंस तक पहुंच गई। उसने बिना सोचे दरवाजे पर अपना हाथ पीटना शुरू किया था कि तभी अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया। वहाँ एक 40-45 साल की औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर पति के जेल जाने की भी एक भी सिकन नजर नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उसने हाथों में रेड वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था और अंदर से कुछ औरतों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर कनिषा को ये समझने में एक पल भी न लगा कि अंदर कोई पार्टी चल रही है। अपनी माँ द्वारा बसाए इस घर की हंसिका ने पार्टी और जुआ खेलने का अड्डा बना लिया था, जिस पर कनिषा को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और बोली, मुझे डैड के ऑफिशियल वर्क के सारे पेपर्स चाहिए। इधर कनिषा को दरवाजे पर देख हंसिका, कनिषा की सौतेली माँ की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वो उसे फिर से यहाँ से जाने को कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र कनिषा के माथे की सिंदूर और उसके मंगलसूत्र पर पड़ी, जिससे उसने झपटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ते हुए बोली, कनिषा, किससे शादी की है तुमने? अब तक मेरी बेटी का हाथ पीला नहीं हुआ और तू दुल्हन के जोड़े में यहाँ मटकने आ गई। किस कमीने ने तुझ जैसी बदतमीज और चरित्रहीन लड़की से शादी की? हाथ को मरोड़ने से कनिषा दर्द से छटपटा उठी और उससे आग्रह करते हुए बोली, माँ, हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है? तभी तो मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, लेकिन मैंने इसलिए तो हाथ मोड़ा है ताकि तुम्हें दर्द में देख सकूं। बता, किसके साथ स्वांग रचा के आई है?
दांत पीसते हुए हंसिका लगातार चिल्लाए जा रही थी, जिसे सुन एक लड़की घर के दरवाजे तक आई। देखने में वो जवान और खूबसूरत थी। चेहरे पर मेकअप और शरीर में रेड मिनी ड्रेस उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसे देखते ही कनिषा ने उससे कहा, मानविका, माँ से कहना ये मुझे छोड़ दे, मेरा हाथ यूं मरोड़ नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और डैड के ऑफिशियल पेपर्स दे दे मुझे, ताकि मैं उनका टैक्स चुका सकूं। कनिषा का बात खत्म होते ही मानविका, जो अब तक गंभीरता से खड़ी थी, एकाएक हंसने लगी और बोली, तुम चुकाओगी डैड का टैक्स? आखिर 53 लाख लाओगी कहाँ से? और तुमसे शादी किसने कर ली? कोई तुम्हारी तरह ही बेवकूफ होगा जिसने तुमसे शादी करने का रिस्क उठाया होगा। खैर, तुम यहीं रुको, मैं अभी डैड के पेपर्स देती हूँ तुम्हें, फिर खुद के शरीर को बेचकर उनका टैक्स चुका देना। ऐसा कहते ही वो अजीब तरीके से हंसी और फिर घर के अंदर चली गई। लेकिन हंसिका ने अभी भी उसकी कलाई को मोड़ कर रखा था और बस बेवजह उसे दबाते जा रही थी, जिससे कनिषा को काफी दर्द हो रहा था। 5 मिनट बाद जब मानविका पेपर लेकर आई, तब उसे हाथ में देने के बजाय कनिषा के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ने उसे धक्का दिया और अंदर जाकर दरवाजे की उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। उनके ऐसे बर्ताव से कनिषा को दुख हुआ, लेकिन जैसा कि वो अपनी माँ और बहन के इस रवैये के 19 सालों से आदी थी, इसलिए उसके आंखों से एक कतरा आंसू न गिरा और वो नीचे बैठकर सभी पेपर्स को जमा करने लगी। सभी डॉक्यूमेंट और टैक्स भरने की कार्यवाही करने में कनिषा को काफी वक्त लग गया। दिन भर वो कड़ी धूप में कभी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट तो कभी पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाती रही और आखिर में उसने हर एक चीज को सुलझा लिया। जिसके बाद जब वो अपने डैड से मिलने गई, तब तक रात के 8 बज चुके थे और उसे पता चला कि दिन में उसके डैड की हार्ट अटैक आया था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। वहां से भागते हुए वो हॉस्पिटल गई तो काउंटर पर उसे पेशेंट की हालत काफी सीरियस बताई गई और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने को कहा गया। जिसके बाद उसने काउंटर से ही एक फोन लेकर अपनी माँ हंसिका को कॉल लगा दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात सुनने के बाद सिवाय हंसने और उसकी हालातों का मजाक बनाने के अलावा कुछ भी ना कहा और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर कनिषा के बिना बताए भाग जाने से ईशान पूरे घर में गुस्सैल बाघ की तरह घूमता फिर रहा था। वो उसके साथ डील करके भाग गई थी, जिसकी वजह से ईशान के मन में हजारों विचार गोते खाने लगे थे और वो उन सभी विचारों को दबाने के लिए अपने घर में ही बने मैखाने से कुछ उम्दा शराब की बोतल उठा लाया था। लिविंग रूम के बीचों बीच सोफे पर बैठने से पहले वो दरवाजे तक बढ़ा और उसके लॉक को खोलकर रिमोट कंट्रोल से घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। जिसके बाद वो उसी काले अंधेरे में सोफे पर बैठकर एक के बाद एक 2 बोतल शराब पी गया। तभी उसे घर के दरवाजे के खुलने की आहट सुनाई पड़ी और उसने अपने सिर को उठा लिया। जिसके बाद उसे बाहर से आती हल्की रोशनी के बीच कनिषा का वहीं जाना पहचाना सा मुरझाया और परेशान चेहरा दिखाई पड़ने लगा। एक दुल्हन के लिबास में कनिषा ना तो अपने हॉस्टल जा सकती थी और ना ही अपने किसी दोस्त के घर। उसके पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे। जो भी कपड़े उसने लहंगा पहनने से पहले पहना हुआ था, वो अभी भी ईशान के बंगले में ही था, इसलिए वो यहाँ वापस आ गई थी। एक और कारण जो उसे यहाँ तक खींच लाया था, वो पैसे थे, जिसकी जरूरत उसे अपने डैड की बाईपास सर्जरी करवाने के लिए पड़ने वाली थी। सौतेली माँ से पैसे न मिलने पर कनिषा आखिरी उम्मीद ईशान ही रह गया था। यहाँ आने से पहले वो यह बात भी अच्छी से जानती थी कि ईशान से फिर से पैसे मांगने पर वो उसे बिकाऊ लड़की ही कहेगा, पर वो सिर्फ इसकी वजह से अपने डैड को मारने के लिए वहीं नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए बड़ी ही सावधानी से बिना कोई आहट किए वो घर के अंदर अपने कदम रख रही थी। चारों ओर सिर्फ गहरा अंधेरा होने की वजह से कनिषा को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसी पल कुर्सी पर बैठे ईशान ने अपने हाथ में लिए शराब की बोतल को फर्श पर पटक दिया। सन्नाटे से इस माहौल में अचानक कुछ टूटने की आवाज से कनिषा के कदम वहीं रुक गए और उसका पूरा शरीर कांप गया। वो संभल भी नहीं सकी थी कि तभी ईशान ने हाथ में पकड़ी हुई रिमोट के पहले बटन को दबा दिया, जिसे घर की सारी लाइट्स भी ऑन हो गई। चारों ओर रोशनी होने से कनिषा की नजर सामने कुर्सी पर बैठे ईशान पर पड़ी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से में डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसे देखते ही कनिषा ने अपनी नजरों को उससे हटा लिया और इधर उधर देखते हुए थूक निकलने लगी। दूसरी ओर ईशान कुर्सी से उठा और कनिषा की ओर बढ़ने लगा।
ज़्यादा शराब पी लेने की वजह से उसे हल्का हल्का नशा भी चढ़ गया था, जो उसके शारीरिक आभा से कनिषा को दूर से ही समझ आ रहा था। नजदीक पहुंचते पहुंचते ईशांक का ध्यान कनिषा के पतले छरहरे बदन पर गया, जो बिना चुन्नी के गोरा और आकर्षक लग रहा था। वो ऐसी हालत में कहाँ गई थी, इस बारे में सोचकर ही ईशांक को गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। ईशांक को इस तरह घूरता देख कनिषा ने जल्दी से अपने हाथों को कमर पर लपेट लिया और कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोलने लगी। तभी ईशांक ने सख्त और बेरुखी तरीके से पूछा, आधी रात को कहाँ से आ रही हो कनिषा? इस सवाल से कनिषा की आंखों के आगे आज दिन भर की सारी घटनाएं तस्वीर की तरह उभर आईं। उसे अपने डैड का आईसीयू में पड़ा शरीर याद आ गया, जो उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर भी उसने ईशांक को जवाब दिया, मैं अपने डैड की टैक्स फाइल करने गई थी और उन्हें जेल से। उसकी बात अधूरी ही थी कि तभी ईशांक ने उसका कटाक्ष करते हुए कहा, तो कौन सा पुलिस स्टेशन या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट रात के 11:30 बजे तक सर्विस देता है? या फिर तुम्हारे इस आधे ढके शरीर को देखते हुए उन्होंने तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीट किया? ईशांक का लहजा सुन कनिषा को अपने आत्मसम्मान पर ठेस लगने जैसा महसूस हुआ, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और सीधे ईशांक की आंखों में देखते हुए कहने लगी, आप अपने शब्दों पर ध्यान देकर बोलना सीख लीजिए। मेरे साथ अपना ये बर्ताव और ये भाषा सुधार लीजिएगा। मेरे शरीर की वजह से मुझे कौन क्या ट्रीट करता है, इसकी रिपोर्ट मुझे आपको देने की जरूरत नहीं। और जिस कॉन्ट्रैक्ट पर एक साइन की वजह से मुझे आपके जैसे राक्षस से शादी करनी पड़ी है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बात कहीं पर मेंशन नहीं है कि मुझे आपको हर एक बात की अपने हर घंटे की रिपोर्ट देनी होगी। इतना कह कनिषा ने अपने पलकों को उस कमरे की ओर उठाया जहां उसे लहंगा पहनने को मजबूर किया गया था और जहां उसके पुराने कपड़े भी पड़े थे। उस कमरे को पहचान लेने के बाद वो एक पल भी वहां न रुकी और ईशांक के समीप से गुजरने लगी। अभी भी कनिषा के अंदर इतना घमंड देख ईशांक की भौहें गुस्से से तंग गईं और उसने कहा, रिपोर्ट देने की बात नहीं लिखी है तो? वे भी नहीं लिखा है कि तुम मेरे परिवार की इज्जत उछालकर लोगों से ट्रीट लो। ये शरीफों और इज्जतदार लोगों का घर है और फिर मैंने तो इस शरीर की अच्छी खासी कीमत भी अदा की है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद 10 करोड़ देने थे। उसके अलावा तुमने अपनी कीमत बढ़ाई और मुझसे सौदा किया, फिर मुझे एटीट्यूड कैसे दिखा सकती हो तुम? मेरा सौदा मेरी मजबूरी है, कोई शौक नहीं, और अगर शौक होती तो एटीट्यूड दिखाने में शर्माती। कनिषा कहते हुए वापस ईशांक की ओर मुड़ चुकी थी। और रही बात 10 करोड़ की, तो वो रेट मैंने फिक्स नहीं की थी, वो उस लड़की ने फिक्स की थी जिसके लिए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाया था। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो आपको छोड़कर भाग गई, और मेरी किस्मत बुरी थी जो मैंने अनजाने में उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। वरना 100 करोड़ भी अगर कोई देता तो भी मैं आपके जैसे अभिमानी इंसान की दुल्हन बनना पसंद नहीं करती। कहते हुए कनिषा ईशांक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसकी हाइट ईशांक से कुछ ज्यादा कम नहीं थी, फिर भी ईशांक उससे 2-3 इंच लंबा ही था। उसकी आंखों के दृढ़ता से देखते हुए कनिषा ने अपनी बात जारी रखी, आपको लगता है मैं इतनी रात तक लोगों के साथ मन बहलाव पर गई थी और पूरे शहर की शराफत सिर्फ आपके ही अंदर ही है क्या? क्या मैं शरीफ और इज्जतदार नहीं हूँ? कनिषा के इन शब्दों को सुनने से ईशांक के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। ये ऐसा था मानो वो उसके हर एक लफ्ज का मजाक उड़ा रहा हो। उसके उठे होठों के कोनों पर कनिषा की नजर पड़ी तो उसके अंतरात्मा तक चोट पहुंची, जिसे उसकी आंखें आंसू छलक आया और उसने रुआंसी सी आवाज में कहा, ये जब आप ऐसे मुस्कुराते हैं ना, ये 1 सेकंड की व्यंगपूर्ण मुस्कान, आपको लगता है मुझे समझ नहीं आता? खुद को इतना भी उम्दा नहीं समझना चाहिए कि भगवान एक दिन गड्ढे में गिरा दे। यह राइट, भगवान। जब इंसान कुछ नहीं कर पाता तो भगवान के नाम से डरना शुरू करता है। और अगर तुम्हें मेरी स्माइल का मतलब नहीं इतनी अच्छी नहीं आती है और अगर इसका मतलब तुम नहीं समझ पाती हो तो क्या कर लोगी तुम? मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ईशांक बोला। ईशांक ने ठंडे एक्सप्रेशन लेस तरीके से कहा, जिस पर कनिषा अपने गुस्से पर काबू न रख पाई और ईशांक पर चिल्लाई, अच्छा, अगर मैं शरीफ भी नहीं हूँ, इज्जतदार भी नहीं हूँ, इतनी ही बुरी हूँ, तो गलती से साइन कर देने पर आपने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ क्यों नहीं दिया? क्यों मुझे सुबह किडनैप करके यहाँ लाए थे? क्यों करना चाहते थे मुझसे जबरदस्ती शादी? अगर मैंने शादी के बदले पैसे मांग लिए तो मैं बुरी होगी
और जो आप मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे थे उसमें सिर्फ अच्छाई ही छुपी थी। सारी दुनिया की शराफत और दौलत सिर्फ आपके पास ही है ना, बाकी सब तो कैरेक्टरलेस और आपके धन के आगे झुकने वाले कठपुतलियां हैं। कनिषा बिना ईशान के गुस्से को समझे बिना बोले जा रही थी। 2 से 3 मीटिंग में वो उसे ठीक से जान भी नहीं पाई थी, इसलिए उसे ईशान के नेचर के बारे में कुछ भी खास पता नहीं था। वो जब भी ईशान से मिली वह गुस्से में ही दिखा था उसे। फिर भी कनिषा इस सबको भूल गई थी और अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। कनिषा ने आगे कहा, मैंने बदन पर एक चुन्नी नहीं डाली तो आपने मेरा कैरेक्टर जज कर लिया और खुद मुझे किडनैप करके लाए थे, उसका बुरा नहीं। खुद को शरीफ कहते हैं ना, तो लेट मी टेल यू, शरीफ घर के लड़के किसी का यूज नहीं करते और जो लोग किसी का यूज करते हैं ना वो शरीफ नहीं वाहियात होते हैं। और आप बिल्कुल वही हैं, बात बात पर शराफत का फलसफा झाड़ने लगते हैं। शरीफ लड़के लड़कियों से शादी का सौदा नहीं करते, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि आप मेरे लायक नहीं हैं। जरूरत के हिसाब से लुढ़कने वाले बिना पेंदी के लोटा हैं आप। आपको पता ही क्या है, लड़कियों की इज्जत करना तो आपको आता ही नहीं है। और मैं आपके इस अकड़ से बने महल में रहने या आपके उन पैसों के आगे कठपुतली बनने के मकसद से नहीं आई हूँ। मुझे बस अपने वो कपड़े चाहिए जो आपके इस जबरदस्ती पहनाए शादी के जोड़े को उतार कर फेंकने में मेरी मदद करें। इसके बाद मैं इस जगह से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और खबरदार कभी मेरे पीछे आए तो। इतना कहने के बाद कनिषा ने अपने ऊपर की हुई उंगली को मुट्ठी में समेटा और अपने सीने पर थपथपाते हुए मुड़कर चली गई। एक ही सांस में सब कुछ कहने की वजह से उसे कुछ पलों तक सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। हालांकि वो ठीक से 2 कदम भी आगे न बढ़ी होगी कि उसी पल ईशान, जो उसकी अपनी एटीट्यूड के आगे खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा था, अचानक से उसे बांह से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए करीब खींच लाया। जिसके बाद उसने कनिषा को संभलने या समझने का मौका तक न दिया और दांत पर दांत चढ़ाए गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा। शराब की बदबू और ईशान के बिगड़ैल मूड को देख कनिषा की आंखें डर से फैल गईं और वो छूटने के लिए कसमसाई, लेकिन छोड़ने के बजाय ईशान ने उसकी चूड़ियों से भरी कलाई पकड़ी और बेरहमी से दबाते हुए मोड़कर पीठ से लगा दिया। आज पहली और आखिरी बार तुम्हें ये बता रहा हूँ, मेरे मर्जी के बगैर एक भी कदम इस घर से बाहर मत रखना, वरना। कहते हुए ईशान ने अपनी हथेली पर कुछ गीलापन महसूस किया, जो कनिषा के चूड़ियों के टूटकर उसके हथेली में चुभने के कारण था। इसलिए जब उसने कनिषा की कलाई छोड़ी, टूटी हुई सारी चूड़ियां फर्श पर बिखर गईं। अपनी हथेली में चुभी टुकड़ों को बेरहमी से खींचकर निकालने में ईशान ने जरा भी देर न लगाई। हालांकि ये करते हुए उसके चेहरे पर सिवाय घृणा के कोई दर्दनाक भाव नजर नहीं आ रहे थे। सुबह का 6 बजे ईशान ने कनिषा के साथ जो कुछ भी किया था, इसके बाद उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ईशान के चेहरे को देखे। यहाँ वापस लौटना ही उसके लिए सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए इससे पहले कि ईशान इससे ज्यादा कुछ कहे या उस पर रौब झाड़े, वो एंट्रेंस गेट की ओर भागी। लेकिन वो बाहर निकल पाती उससे पहले ही ईशान ने पॉकेट में रखे रिमोट कंट्रोल के बटन को दबा दिया, जिससे एंट्रेंस पर लगा बड़ा सा दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। दरवाजे को लॉक होता देखने के बाद भी कनिषा अपनी जगह पर रुकी नहीं, बल्कि वहां पहुंच जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश करने लगी। काफी जोर लगाने के बाद भी जब उससे वो गेट न खुला तो उसने पास में लगे कोड लॉक में लगातार पिन डाला शुरू कर दिया, जो हर बार गलत हो जाता और पूरे घर में अजीब तेज अलार्म सुनाई देने लगता, जिसके कारण ईशान के डैड के साथ घर के सर्वेंट हलील भी जाग गया और भागते हुए नीचे आ गया। हालांकि जब उसने ईशान और कनिषा को एक साथ हॉल में देखा तो कुछ रिएक्ट कर पता उसे पहले ही ईशान गरजा, डैड के कमरे में जाओ और उन्हें यहाँ आने से रोको और हिम्मत भी मत करना इस तरफ झांकने की। जी छोटे साहब, कहते हुए हलील ने अपना सिर 2 बार हिलाया और तेजी से दौड़ते हुए ईशान के डैड के कमरे की ओर भाग गया। वहां पहुंच उसने मिहिर देव सिंह, ईशान के पिता को अपने व्हील चेयर को ठीक करते देखा, जिसके कारण उसने जल्दी से दरवाजा लॉक किया और उनके करीब पहुंच उन्हें बाहर जाने से रोकने लगा। दूसरी ओर ईशान कनिषा की कोशिशों पर अजीब तरह की व्यंग्यात्मक मुस्कान मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।